अस्सलामुअलैकुम। लास्ट सेशन हमने चैप्टर 3 में ही शुरू किया था सप्लाई चेन ड्राइवर्स इन मैट्रिक्स का, और इसमें हमने जो है ना तो ऑलमोस्ट के बहुत सारी चीज़ों को सच एज हाउ ड्राइवर्स अलाउ सप्लाई चेन, ठीक है, कि किस तरीके से वो जो है ना उसकी एफिशिएंसी और ट्रेड ऑफ चीज़ों को किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी के दरमियान सारा ट्रेड ऑफ। तो ऑलमोस्ट इसमें हमने जो है ना तो फैसिलिटी को भी गो थ्रू किया था, हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तसलसल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, कोशिश है कि इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फर्दर कंटिन्यू करें और जितना हो सकता है वो इंशाल्लाह आप लोगों को असिस्टेंस मिलेगी, पेपर और दीगर चीज़ों के बारे में भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह असिस्टेंस। देखें की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं चैप्टर के, वो फ्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने पहले भी डील किया, ठीक है, कि एक्चुअली ये ड्राइवर्स ही हैं जो डिटरमिन करते हैं, ठीक है, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस सारी की सारी, चाहे वो की फाइनेंशियल मेजर्स हों फर्म परफॉर्मेंस के, आइडेंटिफाई दी मेजर ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, ठीक है, कि की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ ईच ड्राइवर, तो इसमें आपने देखा जैसे कि ऑलमोस्ट 6 के करीब जो है ना तो वो सुनील चोपड़ा ने डिस्कस किए हैं, उसको भी हमने डील किया, ठीक है, कुछ नहीं तो उनके बुलेट्स हमने लिखे जिनमें हमने कहा कि जी एक हमारे पास लॉजिस्टिकल ड्राइवर होते हैं और क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स में भी हमने ईच एंड एवरी को जो है ना तो 1 बाय 1 लिस्ट डाउन किया, आउटलाइन किया सारा। इसी तरह क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स को भी हमने आउटलाइन किया, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ है। इसके अलावा की मैट्रिक्स दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन इन टर्म्स ऑफ ईच ड्राइवर, इनके की मैट्रिक्स क्या हैं, इनके की इंडिकेटर्स और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ ऑलमोस्ट बहुत हद तक हमने इस चैप्टर को बिगनिंग से हमने गो थ्रू किया है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सप्लाई चेन के हवाले से, ठीक है, तो फाइनेंशियल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इन पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से देखें, इन्वेस्टर के हिसाब से देखें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की सारी चीज़ें यहीं पे आके जो है ना एग्रीगेट की जाती हैं कि उसको रिटर्न क्या मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने फाइनेंस में और दीगर चीज़ों में भी पढ़ी होगी रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। फ्रॉम अ शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव में, कि उसकी इन्वेस्टमेंट का उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर है या कोई भी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी ही पे बेस करता है। इज़ द मेन समरी मेजर ऑफ अ फर्म परफॉर्मेंस। फर्म की परफॉर्मेंस देखनी है तो ये देखना है कि हाँ जी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है रिटर्न, ठीक है, इक्विटी का। तो ये कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, एटलीस्ट ना 2 पीरियड्स का है, बिगनिंग पीरियड एंडिंग पीरियड, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके आपने बता दिया कि हाँ जी एवरेज इक्विटी ये है, ठीक है, बिगनिंग में इतनी थी एंडिंग में इतनी थी, डिवाइड बाय 2 या लास्ट किसी भी 2 कंसेक्टिव पीरियड का ले लें आप एक साथ ही, ठीक है, लास्ट 2 क्वार्टर्स का ले लें, लास्ट 2 ईयर्स का ले लें बैलेंस शीट से, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें जो एवरेज उसकी इक्विटी है, ठीक है, और फिर इस इक्विटी को नेट इनकम से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जी जो नेट इनकम है उसको एवरेज इक्विटी, नेट इनकम को एवरेज इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी का पता लग जाएगा। बहरहाल फाइनेंस में भी किया आपने, हमारे एक्सपेक्ट से बस एक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है जो रिटर्न ऑन इक्विटी से की जाती है। जितना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उतना अच्छा जो है ना तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है कि हाँ जी इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। सेकंड फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस में आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स है। उम्मीद है आईबीएफ में और दीगर कोर्सेज में भी आप लोगों ने इसको डील किया होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के। तो एक मेजर हमारे पास लास्ट वाला रिटर्न ऑन इक्विटी था, ये वाला मेजर है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी हमने जो एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट की है यूजुअल केसेस में फिक्स एसेट्स जितने हमारे पास हैं, ठीक है, मेजर द रिटर्न अर्न्ड ऑन ईच डॉलर इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स इन एसेट्स। जितना उसने एसेट्स में अपने, जैसे कि फिक्स एसेट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ठीक है, व्हीकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ। तो इसको भी, इसकी भी कैलकुलेशन गिवन है और मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग को आती भी होगी, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकली मैं इसमें से नहीं पूछूंगा कुछ आपसे, ठीक है,
तो देखें आप, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। अब नेट इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया नेट इनकम में आप, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। 100% के हिसाब से टैक्स रेट कंट्रीब्यूट हो रहा होता है, तो इसलिए ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट से उसको आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स निकल आता है। सिंपल कैलकुलेशन है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत शॉर्ट सुपरफिशियल यहाँ पे डील किया गया है, ठीक है। तो आपने भी कोई इतना डेप्थ नहीं जाना है, फॉर्मूला वगैरह भी डेफिनेटली उम्मीद है कि आते ही होगा आप लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट स्लाइड में अगर आप देखें फाइनेंशियल डाटा फॉर अमेज़ॉन, ठीक है, एक की स्नैपशॉट है जो आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल डाटा से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। देखें आप, अगर आप देखें लास्ट में टेबल 3-1 के साथ ही लिखा है स्टॉक होल्डर इक्विटी, और किसी 2 ईयर्स के कंसेक्टिव को आप लेके एवरेज निकाल लें उसका, ठीक है। और फिर इसी तरीके से नेट इनकम, नेट इनकम अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो आपके पास सेशन है उसमें नेट इनकम दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर दें नेट इनकम से, सच एज 2010 की दी हुई है 1152, ठीक है, मिलियन में है, बिलियन में है, जिसमें भी है, नो मैटर अबाउट दिस, ठीक है। तो आप उसको उसी यूनिट के हिसाब से लिखते हैं, मिलियन, बिलियन, जो भी लास्ट में आंसर में आप उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो नेट इनकम से इस तरीके से आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक होल्डर इक्विटी आपके पास है गिवन, आप किसी 2 ईयर्स का 2009 और 10 का ले लें, ठीक है, कंसेक्टिव ईयर्स का, कोई मल्टीपल ईयर का ले लें, 3 ईयर का तो डिवाइड बाय 3 कर दें, 2 ईयर का तो डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है। तो ये इसी तरीके से फिर आप दूसरा वाला रिटर्न ऑन एसेट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक कैलकुलेशन है जिससे आप फर्म की परफॉर्मेंस डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से। इसके अलावा वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं, अकाउंट पेएबल, कैश टू कैश साइकिल, ठीक है, पेएबल के हिसाब से भी देखते हैं, और दीगर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड का एक मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को डिटरमिन कर रहा होता है, जिसमें सारे डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करके देख रहे होते हैं। फाइनेंशियल मेजर्स तो बहुत ही कॉमन है, तकरीबन आपको जो है ना तो पूरे MBA प्रोग्राम में फाइनेंशियल मेजरमेंट के हिसाब से तो आपको ये चीज़ें सारी बताई जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल एसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किस तरीके से एसेस की जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो इसके अलावा अब हम अपने की टॉपिक पर आते हैं जिसको हमने डील करना है, और हमारा की टॉपिक है ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, ठीक है। की ड्राइवर्स क्या है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के, हमने फैसिलिटी को भी पढ़ा, ठीक है, फैसिलिटी क्या है हमने इसको तकरीबन गो थ्रू कर लिया था अपने फिजिकल सेशंस में। फैसिलिटी के बारे में था द फिजिकल लोकेशन इन द सप्लाई चेन नेटवर्क वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर, असेंबल्ड और फैब्रिकेटेड। इसी तरह हमारे पास इन्वेंट्री, ऑल रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस यानी RM, WIP एंड फिनिश गुड्स, ठीक है, FG विद इन अ सप्लाई चेन, इसको आप इन्वेंट्री कह रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द सप्लाई चेन, यानी फ्रॉम किसी वन ओरिजिन से किसी पॉइंट ऑफ डेस्टिनी तक, ठीक है, सच एज सप्लायर्स जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लायर के प्रीमिसेस से उसका मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना, मैन्युफैक्चरर जो फिनिश गुड्स अल्टीमेट कंजप्शन के लिए या कंज्यूमर के लिए तैयार कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चर्ड से डिस्ट्रीब्यूटर या मिडलमैन तक पहुंचना, और फिर मिडलमैन से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना, ये सारा मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन दी सप्लाई चेन यूजुअल हमारे पास डील कर रहा होगा। तो ये वो लास्ट वाले हमारे पास लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स थे, और ये हमारे पास क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा एंड एनालिसिस कंसर्निंग फैसिलिटीज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट, प्राइसेस एंड कस्टमर थ्रू आउट
दी सप्लाई चेन। ऑलमोस्ट सारे ड्राइवर के साथ हब का एक सेंट्रल पॉइंट, एक कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ड्राइवर्स के साथ लिंक करता है इंफॉर्मेशन, डाटा एनालिसिस कंसर्निंग फैसिलिटीज़, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट, प्राइस, कस्टमर। ठीक है, ये ऑल टू ऑल द की ड्राइवर्स के साथ फैसिलिटी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें फैसिलिटीज़ में फिर वेयर हाउसिंग है, दीगर है, सारे इन सब के दरमियान जो है ना, तो एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, डाटा एंड एनालिसिस थ्रू आउट इंफॉर्मेशन। सोर्सिंग है, सोर्सिंग ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना, तो क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर का बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट वेरिएबल सोर्सिंग है। हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर सप्लाई चेन एक्टिविटी, हु विल सप्लाई द इनपुट, फॉर्म शुड डिसाइड कि हाँ जी कहाँ से इनपुट बाय करना है। इसके अलावा अगर आप देखें फ्रॉम वेयर टू मेक व्हाट प्रोडक्ट, लोकेशन एंड अदर डिसीजन। ठीक है, फैसिलिटी एंड अदर प्रोग्रामिंग, सारा का सारा अगेन सोर्सिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर सप्लाई चेन एक्टिविटी। इसी तरह सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैकेनिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या सारा कुछ है सोर्सिंग डिसीजन। प्राइसिंग, हाउ मच अ फर्म विल चार्ज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट मेक्स अवेलेबल इन द सप्लाई चेन। प्राइसिंग का पता है आपको, दी अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, चाहे वो इनपुट का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कितना चार्ज करना है उसके मुताबिक डील किया जाता है। ठीक है, बुक की डायग्राम है, बुक में भी बिल्कुल इसी तरीके से कि सप्लाई चेन की एक्चुअली दी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जब हम मार्केट कॉम्पीट करने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटर से अपना रिस्पॉन्स अच्छा करने के लिए जाते हैं, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए जाते हैं, तो आपको अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी फोकस करनी पड़ती है इन बिटवीन व्हाट, एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस के दरमियान। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम है, एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। सप्लाई चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको सारा कुछ देखना पड़ता है, आपका सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो इफ़िशियंट हो, लो कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर एंड तक पहुंचा रहा हो, और क्विक एंड फास्ट रेस्पॉन्स हो। तो ये तीनों आपके पास जो है ना क्रॉस फंक्शनल और लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स, इनको हमने पहले भी डील किया, इनके दरमियान इंटरलिंक्स हैं, सारा कुछ है, कोऑर्डिनेशन है, चैनल। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है आपका इशू। देखिए फैसिलिटीज़ हैं, रोल इन दी सप्लाई चेन, फैसिलिटीज़ क्या रोल प्रोवाइड करता है सप्लाई चेन में। फैसिलिटीज़ से मुराद आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑपरेशंस यानी फिज़िकल प्लांट जिसको आप कहते हैं वो, वेयर हाउसेस, ये सारे आपके पास जो है ना, फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेस जो है ये आपके पास फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इसमें आपके पास देखें दी वेयर एक्चुअली कहाँ, ठीक है, ऑफ द सप्लाई चेन। ठीक है, इससे मुराद ही यही है कि जी कहाँ लोकेट किया जाए, लोकेशन क्या हो हमारी। ठीक है, किस लोकेशन पे क्या काम किया जाए, ये सारा कुछ। वेयर से मुराद मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज, वेयर हाउसेस कहाँ रखे जाए। रोल इन दी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, हमने थोड़ा वन बाय वन अलग करके थोड़ा सा इसको डील किया था। इकॉनमीज ऑफ स्केल, एफिशिएंसी प्रायोरिटी है। ठीक है, कहीं पे लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर फैसिलिटीज़, रेस्पॉन्सिवनेस प्रायोरिटी है। दो चीज़ों के दरमियान ट्रेड ऑफ करना है। अगर आपको गुड्स और सर्विसेज की लो प्राइस रखनी है और मास मार्केट है आपकी, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, लार्ज साइज ऑफ मार्केट है, तो फिर आप एफिशिएंसी पे जाते हैं और इकॉनमीज ऑफ स्केल को अचीव करते हैं। कम से कम आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज यूनिट होता है और वो लार्ज एरिया को कवरेज कर रहा होता है। तो इससे आपको यूजुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आप मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ सर्विंग आप मैक्सिमम कर रहे होते हैं सर्विसेज में, या फिज़िकल गुड्स है तो नंबर ऑफ यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको पर यूनिट चार्जेस भी कम पड़ रहे होते हैं, इकॉनमीज ऑफ स्केल।
इसी तरह अगर लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिवनेस है। सर्विसेज में बहुत हद तक आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, पैरिशेबिलिटी होती है रेस्टोरेंट में, दीगर चीज़ों में, तो वो कहते हैं अच्छा जी मल्टीप्लायर करो, ठीक है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ जो नियर टू डेस्टिनी या लोकेशन के हिसाब से या रेजिडेंशियल एरियाज़ के हिसाब से करीब होगी, वो क्वालिटी भी अच्छी प्रोड्यूस करेगा। रेस्पॉन्सिवनेस कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्विक रेस्पॉन्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर फैसिलिटीज़ डिज़ाइन की जाती है। देखिए फैसिलिटीज़ के हिसाब से द कंपोनेंट ऑफ फैसिलिटी डिसीजंस, ठीक है, रोल है हाउ दिस वन द फ्लेक्सिबल, डेडिकेटेड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ठीक है, प्रोडक्ट फोकस और फंक्शनल फोकस ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको हमने डील किया है। हाँ, प्रोडक्ट फोकस क्या होता है, फंक्शनल फोकस क्या होता है। प्रोडक्ट फोकस में मुकम्मल काम हो रहा होता है फ्रॉम RM टू फिनिश गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए तैयार किया जा रहा होता है सेम यूनिट सेम प्लांट पे। फंक्शनल फोकस में पार्शियल होता है, कहीं असेंबलिंग हो रही है, कहीं फैब्रिकेशन हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा फैसिलिटीज़ में दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फैसिलिटी डिसीजन में रोल तो ये हो गया कि क्या करना है उसको। हाँ, फ्लैक्सिबिलिटी कितनी है, कितने यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, डेडिकेशन कितनी है कि क्या क्वालिटी कंप्लायंस, ठीक है, और एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑफ दिस, ठीक है। लोकेशन है, आपको पता है लोकेशन 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 3 टाइम्स यूजुअली हम इसको हिट करते हैं, ठीक है। वेयर अ कंपनी विल लोकेट इट्स फैसिलिटीज़, कहाँ फिजिकल प्लांट कहाँ आपने देखना है, ठीक है, सेंट्रलाइज करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, क्वालिटी ऑफ वर्कर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लार्जर आपको देखना पड़ता है यूजुअल, ग्लोबल भी सुना होगा, पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ये सारे ज़रूरी होते हैं कि जी हम कहाँ लोकेट करें, कहाँ लोकेट करें। ग्लोबल प्लेयर सोच रहा होता है कि यार ग्लोब के कौन से रीजन में हमें फैसिलिटी बेस्ट फिट पड़ेगी, किस रीजन में जाके काम करें हम। विद इन दी कंट्री हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी हम कोट कासिम पे काम करें, साइट पे काम करें, ठीक है, हम फैसलाबाद पे कोई यूनिट लगाएं, ठीक है, वो सारा कुछ। और फिर इसमें ये सारी चीज़ें, वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ वर्कर्स यानी एम्प्लॉय सैलरी, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फिर उसकी सैलरी का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, फैसिलिटी कैसी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास रोडवेज, वाटरवेज, हाँ, इनपुट्स, यूटिलिटीज़ है नहीं है, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर हमारे नियर डियर है नहीं है, लोकेशन ऑफ अदर फैसिलिटीज़, दीगर जिनसे हम इनपुट बाय कर रहे हैं या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सारे टैक्स, टैरिफ, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं वाइल डिसाइडिंग दी फैसिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ फैसिलिटीज डिसीजन में कैपेसिटी भी है, फैसिलिटी कैपेसिटी टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन और फंक्शंस, ठीक है, कि हाँ जी क्या कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास कोई जो है ना तो ओवर और अंडर यूटिलाइजेशन का भी ख्याल करना पड़ता है, ठीक है, एसिड्स या कैपेसिटी हमारी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, कैपेसिटी हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह रेस्पॉन्सिव, हाँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स, अगर कभी डिमांड फ्लक्चुएट हुई, ठीक है, कॉस्ट में हम compete कर सकते नहीं कर सकते, लिटिल एक्सेस कैपेसिटी, मोर इफिशिएंट, लेस रेस्पॉन्सिव, ठीक है, एक एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी के बारे में कह रहा है अगर अंडर यूटिलाइजेशन है, रेस्पॉन्सिव है और कॉस्टली है, यानी आपके पास अगर एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये कि अंडर यूटिलाइजेशन है ना, आपने आपकी जो फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्टली पड़ता है। मगर आप रिस्पॉन्स बहुत फास्ट करते हो, अगर आप थोड़ी सी एक्सेस कैपेसिटी रखते हैं तो मोर इफिशिएंट है, क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं की है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट करे, आगे पीछे करे, तो आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल अबाउट दी फैसिलिटीज, ठीक है, वो तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड था। अब कुछ मैट्रिक्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ को डील करेंगे, ठीक है। इसमें कंपोनेंट ऑफ फैसिलिटी डिसीजंस में फैसिलिटी रिलेटेड मैट्रिक्स है, सच एज द कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन, किस हद तक, प्रोसेसिंग सेटअप, डाउन, आइडल टाइम, ठीक है, कितना आइडियल है हमारे पास थ्रू आउट, हाँ, फ्रॉम
ईच एंड एवरी स्टेप्स के हिसाब से पूरी प्रोसेसिंग। यूटिलाइजेशन से मुराद वही सारा कुछ है, ठीक है। हमारे पास एसेट्स, एम्प्लॉयज़, सारी चीज़ें किस हद तक हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। कैपेसिटी से मुराद थ्रू आउट हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ रही है, क्वालिटी लॉसेस क्या है हमारे पास, थ्योरेटिकल फ्लो, साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट साइकिल टाइम, ये सब डील किया हमने यहाँ ग्रॉस में देखा, ठीक है। एक्चुअल एवरेज फ्लो, साइकिल टाइम, अगेन एक्चुअल क्या है हमारे पास, फर्म एक बार एक स्टैंडर्ड सेट करती है, उसको फॉलो कर रही होती है, ठीक है। साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन हो या प्लांट साइकिल टाइम हो, बात एक ही है, ठीक है। क्वालिटी को देखना पड़ता है कि जेड की क्वालिटी हमारी मार्केट में कम्पीट कर रही है या नहीं कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए बाय करते हैं कि हम परसीव करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये सारे वो मैट्रिक्स हैं। इसके अलावा फ्लो ऑफ टाइम थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने टाइम पीरियड ले रहे हैं हम किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी एक लॉट को, बैच को, किसी एक फिक्स क्वांटिटी को, कैपेसिटी वाइज हो, कुछ भी हो, ठीक है। फर्दर इसको देखते हैं, ट्रेड ऑफ वाला भी इसमें डील करेंगे फैसिलिटी का, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी क्लास में भी डील किया है, ठीक है। देखिए फैसिलिटीज़ ओवरऑल ट्रेड ऑफ क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द नंबर, लोकेशन, ठीक है, कैपेसिटी एंड द टाइप ऑफ फैसिलिटी, एफिशिएंसी एंड द लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये सारा कुछ ट्रेड ऑफ है हमारे पास, किससे रिलेटेड, फैसिलिटीज से रिलेटेड। अब इसमें अगर देखें आप डील करें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीजेस फैसिलिटी एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर मैं नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ यानी नंबर ऑफ प्लांट एक कंपनी से, एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री पे जाऊं, इसका मतलब ये है कि दूसरी फैक्ट्री की कॉस्ट भी मुझे देखनी होगी, ठीक है। बट डिक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिड्यूस रेस्पॉन्स टाइम। मगर जब मेरे पास जो काम एक कंपनी में हो रहा था अब दो कंपनी में हो रहा है तो मेरा रेस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। डेस्टिनी जो हमारे पास जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कम हो जाएगा, दो कंपनी है और वो फार एंड वाइड देख रही है तो अरे दोनों में शेयरिंग होगा। एक ही कंपनी है वो फार एंड वाइड देख रही है, उसकी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। किसी एक लोकेशन से कोई एक एरिया करीब हो सकता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई बेनिफिट आ सकता है। इसी तरह रेस्पॉन्स टाइम है, जो नियर डियर कस्टमर्स हैं उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ दी फैसिलिटी इंक्रीजेस फैसिलिटी कॉस्ट। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ही कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटी के, बट डिक्रीजेज इन्वेंट्री कॉस्ट एंड रेस्पॉन्स टाइम, तो फिर डेफिनेटली आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखनी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट अल्टीमेटली आपकी, ठीक है, और इसी तरह रेस्पॉन्स टाइम भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ फैसिलिटी इंक्रीजेज फैसिलिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जाएंगे तो फैसिलिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट डिक्रीजेज इन्वेंट्री कॉस्ट एंड रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम आपका जो है ना तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका फैसिलिटी के साथ है, ट्रेड ऑफ है। देखें इन कंटिन्यूएशन ऑफ ओवरऑल ट्रेड ऑफ, इससे पहले लास्ट वाली स्लाइड का अगर आप आखिरी पॉइंट देखें तो शायद हो सकता है इतना अच्छा फोकस नहीं हो पाया उससे, फिर भी एक बार और गो थ्रू कर लें आप उसको कि अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो आप ख्याल रखते हैं कि अगर कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी से आप नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसका मतलब ये कि पहले जो आप इन्वेंट्री की अगर 10 यूनिट बाई कर रहे थे इनपुट की, अब आप 12-15 यूनिट बाई करेंगे। जैसे आप इन्वेंट्री या ऑर्डर साइज़ बढ़ाते हैं तो आपको सप्लायर से डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो डिस्काउंट का मतलब ये है कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी बाइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो मीन्स डैट ये बहुत सिंपल है कि अगर आप कैपेसिटी या नंबर ऑफ यूनिट या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप बल्क में बाइंग करेंगे और बल्क बाइंग पे आपको
आपका ऑर्डर साइज बड़ा होगा और इसलिए आपको परचेज डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। तो रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट कर देता है क्या चीज़, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। इसी तरह जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी ज़्यादा होगी और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके पास ये पड़ेगा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इफ़ वी इंक्रीजेस द कैपेसिटी अल्टीमेटली रिड्यूसेस इन्वेंट्री एंड रिस्पॉन्स टाइम, ये दो कॉस्ट कम कर देगा। इसके अलावा देखिए कॉस्ट ऑफ द नंबर, लोकेशन, कैपेसिटी एंड टाइप, ठीक है, लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ऑलमोस्ट ये रिपीट हो रहा है शायद, ठीक है, इसको हमने लास्ट स्लाइड्स में डील कर लिया है और वही अभी हम इसको दोबारा भी देख रहे हैं, ठीक है, इसी स्लाइड को। इंक्रीजिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी इंक्रीजेस फैसिलिटी कॉस्ट एंड डिक्रीजेस इन्वेंट्री कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम। देखिए सेकंड की जो हमारे पास ड्राइवर है वो है इन्वेंट्री, ठीक है। अगेन द सेकंड वन लॉजिस्टिकल ड्राइवर, पहला वाला हमने डील किया फैसिलिटी, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सका। सेकंड ड्राइवर हमारे पास है इन्वेंट्री। द रोल इन दी सप्लाई चेन, यूजुअल केसेस में मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड एक्चुअल यूनिट हमारे पास होती है, बुलविप इफेक्ट में भी हमने उसको देखा, समझने की कोशिश की कि डिमांड एक्चुअल यूनिट होती है, उसके लिहाज से हमारे पास जो इन्वेंट्री की सप्लाई होती है वो डिमांड के लिहाज से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्चुअल केसेस की अगर आप बात करें ना तो हम फोरकास्ट प्रेडिक्शन पे काम कर रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल डिमांड जो है ना उससे कहीं आगे पीछे हो रही होती है, ठीक है। और यूजुअल केसेस में एब्सोल्युटली ये है कि फोरकास्ट का चैप्टर भी आपने गो थ्रू किया, वो भी रिकॉर्डेड सेशन था, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर कट है कि एब्सोल्यूट फोरकास्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। यूजुअल केसेस में ऑर्गेनाइजेशनल की एफर्ट्स होती है सेटिस्फाई डिमांड, ठीक है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। बहरहाल हर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट कर रही होती है डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। एक्सप्लॉइट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैक्सिमम, बल्क बाइंग, सारा कुछ, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही है कि प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, ताकि आपकी कॉस्ट जो है ना उस लेवल पर आ जाए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर्व अचीव हो जाए, ठीक है, जिसमें आपका एक एवरेज कॉस्ट जो आ रही है वो लोएस्ट पर यूनिट पड़े आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री कहाँ इम्पैक्ट करती है, इटसेल्फ इन्वेंट्री, आपके पास एसेट्स हैं, कॉस्ट है, रेस्पॉन्सिवनेस है, मटेरियल फ्लो टाइम है। मटेरियल फ्लो टाइम से मुराद ही यही है कि इनपुट जो आपके पास RM निकल रहा होता है वो RM से फिनिश गुड्स तक कितना टाइम पीरियड लेता है। मटेरियल फ्लो टाइम देखें, द टाइम दैट लैप्स बिटवीन द पॉइंट एट विच द मटेरियल इंटर द सप्लाई चेन, ठीक है, तब उसने एंट्री की सप्लाई चेन में। नॉट ओनली कि ये सिर्फ ऑपरेशन है कि कन्वर्जन ऑर्गेनाइजेशन ने रॉ मटेरियल इशू किया और फिनिश गुड्स तक का टाइम, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो सप्लायर से जनरेट होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद एग्जिट, ठीक है, कब वो निकला वहाँ से, यानी कस्टमर एंड पे कब आया, ठीक है, सारा कुछ, तो ये मटेरियल फ्लो टाइम है। थ्रूपुट ये भी हमने डील किया था, द रेट एट विच सेल्स अक्कर। थ्रूपुट से मुराद ये अगेन वही है पूरा प्लांट साइकिल टाइम, ठीक है, यहाँ जहाँ क्या क्या चीज़ें शुरू हुई वहाँ से नहीं। RM अब प्रोसेस है, कन्वर्जन है, RM से WIP से फिनिश गुड्स और फिर फिनिश गुड्स से वो जो है जब कस्टमर के पास चला जाता है, ठीक है। तो थ्रूपुट द रेट एट विच सेल्स अक्कर, जहाँ पे जो है ना सेल्स का फंक्शन बिल्कुल एग्जीक्यूट हो, वो कहलाता है थ्रूपुट। फ्रॉम आप सिंपल कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्जन प्रोसेस जो हमने पढ़ा, ऑपरेशन में भी जो हम कन्वर्जन पढ़ा, RM से लेके फिनिश गुड्स तक, और फिनिश गुड्स का वो पॉइंट जहाँ पे आपकी सेल्स वकूफ़ पज़ीर हो जाए, जहाँ पे आपकी सेल्स हो जाए प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर बाइंग हो रही हो। अब हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बाय कर रहा हो, तो नहीं है, थर्ड पार्टी बाइंग की होती है ना, ठीक है, मिडिल मैन भी बाय कर रहा होता है, ठीक है। थ्रूपुट द रेट एट विच सेल्स अक्कर, ठीक है। अगेन एंड अगेन रोल इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, इन्वेंट्री क्या रोल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है। देखें आप, फॉर्म, लोकेशन, किस फॉर्म में इन्वेंट्री, ठीक है, फॉर्म है
हो सकता है RM हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन से मुराद वो डेस्टिनी, कहाँ से कहाँ उसको ट्रैवल करना है, एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, कितनी ज़्यादा चाहिए, कितनी कम चाहिए, ठीक है। अलाउ अ सप्लाई चेन टू रेंज फ्रॉम बीइंग वेरी लो कॉस्ट टू वेरी रेस्पॉन्सिवनेस, यानी यूजुअली आपको इन्वेंट्री में पॉइंट लिखवाया, ठीक है। इन्वेंट्री इज एक्चुअली द कॉस्ट, और ईच एंड एवरी इन्वेंट्री कॉस्ट फर्म की स्मार्ट कोशिश होती है कि कीप लोएस्ट साइड पे रखे, ठीक है, लोएस्ट साइड पे रखे और इस तरीके से उसको हैंडल करे कि उसका रेस्पॉन्स भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। कम से कम इन्वेंट्री हो गई तो कम खर्च बाला नशीन बनाने की कोशिश करें, कम से कम इन्वेंट्री पे क्विक रेस्पॉन्स कोशिश करती है फर्म अपनी, ठीक है। अब वो क्या अचीव होता है, उसका स्केल नहीं होता, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू हैव राइट फॉर्म, ठीक है, उसका एक शेप जो भी है वो राइट हो, सच एज RM है, हाँ भाई इस हिसाब से फोरकास्ट है तो वो करनी है, WIP में प्रोसेस के हिसाब से काम करना है, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितना पाइल अप करना है, सारा कुछ। लोकेशन, किस लोकेशन में, कराची में कितनी करनी है, हैदराबाद में कितनी, सक्कर में कितनी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, दैट प्रोवाइड्स द राइट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कि हाँ कराची में ये रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन हो रही तो भी हम हैंडल कर देंगे एट द रेट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। क्लियर है, कोई इतना कन्फ्यूजन है नहीं इन पॉइंट्स में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री डिसीजंस हैं, साइकिल इन्वेंट्री है, एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज टू सेटिस्फाई डिमांड बिटवीन शिपमेंट, एक्चुअली साइकिल इन्वेंट्री है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कैरी की है, रखी है अपने पास, ठीक है। फंक्शन ऑफ लॉट साइज डिसीजन, इसके अलावा साइकिल इन्वेंट्री में देखना पड़ता है कि लॉट साइज के हिसाब से आपको कितना, ठीक है, फंक्शन ऑफ लॉट साइज डिसीजन, ठीक है, तो कितना बड़ा शिपमेंट, कितनी बड़ी लॉट साइज चाहिए, उसी के मुताबिक आपको काम करना पड़ता है, एक्चुअली वही बात कि कितनी डिमांड के हिसाब से आप हैंडल कर रहे हैं। सेकंड, सेफ्टी इन्वेंट्री, आपको पता हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ प्लस में रखती है इन केस की कोई फ्लक्चुएशन हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वो सेफ्टी स्टॉक्स पे काम करती है। इसी तरह इनपुट पे भी कर रही होती है, प्रोसेस पे भी देख रही होती है, वेस्टेज या कोई और या कोई भी मतलब सिचुएशन आ जाए तो ये क्या कहते हैं, सेफ्टी इन्वेंट्री को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग टू मच इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स, ठीक है। यानी आप बेसिकली ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं कि अच्छा जी अगर मैंने इन्वेंट्री को सरप्लस नहीं रखा या मैंने कोई इन्वेंट्री की जो है ना क्वेश्चन नहीं रखी, ठीक है, मैंने इन्वेंट्री का जो है ना कोई जो है ना तो वो कहते हैं ना कि आपके पास एक सेफ्टी पॉइंट कि हाँ जी ओवर स्टॉकिंग नहीं की मैंने, तो डेफिनेटली अगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर वो सेल में लॉस कर जाऊँगा चूँकि मेरे पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है ही नहीं। इन्वेंट्री हेल्ड इन केस डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन, उस सूरत में लाजमी, ठीक है, कि जब आपकी डिमांड जो है ना वह एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़ जाए, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया बढ़ गई, फिर आप अपने पास सेफ्टी स्टॉक्स रखते हैं, डेफिनेट रखते हैं, ठीक है। फर्दर देखें कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री डिसीजंस में सीजनल इन्वेंट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, समर विंटर, ठीक है, और फिर इसमें हर किस्म के गुड्स, कन्वीनियंस, शॉपिंग गुड्स, हाँ, क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं। इन्वेंट्री बिल्ड अप टू काउंटर प्रिडिक्टेबल वेरिएबिलिटी इन डिमांड, ठीक है, वो इन्वेंट्री जो कंपनी बिल्डअप करती है वेरिएबल डिमांड के हिसाब से, सीजनल नॉन सीजनल डिमांड, बहुत सिंपल सी बात है, और सीजनल खुद इसके साथ वर्ड ऐड किया हुआ है, तो सीजनल इन्वेंट्री उसको कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है कि अगर उसके पास फ्लेक्सिबल यानी कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही कैपेसिटी है, अगर उसके पास प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है, कैपेसिटी की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिर उसके लिए बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, कि वो जो है एडिशनल इन्वेंट्री सीजनल के हिसाब से नहीं करती, वो कहती है अच्छा जी जब सीज़न आएगा डिमांड बढ़ेगी, हमारे पास प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, द फ्रैक्शन ऑफ डिमांड दैट इज सर्व ऑन टाइम फ्रॉम प्रोडक्ट हेल्ड इन
इन्वेंट्री, यानी वो डिमांड का वो फ्रैक्शन जो आपके पास चेंज हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा डिमांड हो गया सीज़न के हिसाब से, ठीक है, वो एकदम ही अचानक से जो है ना फ्लक्चुएट मारा उसने, तो आपने उसको जो है ना तो अपना आसानी के हिसाब से, ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से आपने उसको हैंडल कर दिया। ट्रेड ऑफ बिटवीन कस्टमर सर्विसेज एंड कॉस्ट, आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं कस्टमर सर्विसेज एंड कॉस्ट के दरमियान, ठीक है। कस्टमर की सर्विसेज अगर 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 उसकी सर्विसेज बढ़ रही है तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ करें आप बिटवीन कि कस्टमर को किस हद तक की सर्विसेज चाहिए और उसकी सर्विसेज पे क्या कॉस्ट आ रही है, वही बात रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी कस्टमर लेवल पे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री डिसीजंस में अब इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिक्स, ठीक है, पहले आपने देखा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें हैं, एवरेज इन्वेंट्री कितनी रखनी है, इन्वेंट्री टर्न्स या इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। इन्वेंट्री मेजरमेंट में भी देखा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेट क्या है हमारे पास, किस हद तक हमारी इन्वेंट्री जो है ना फ्लो कर रही है, किस हद तक मार्केट में इन है। प्रोडक्ट विथ मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, विथ मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री। आपने कहा अच्छा जी ये 20 डेज़ में एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो नहीं हो पाया, ठीक है, मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे कहीं आगे पीछे जा रहा है। रिप्लेनिशमेंट बेस्ट साइज कितना है, किस हद तक, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट हो रहा है हमारे पास। अगेन फिल रेट भी कुछ इसी तरीके से है। एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री क्या है, सेफ्टी इन्वेंट्री की पॉलिसी 2%, 1%, 5%, 10% क्या है। सीजनल इन्वेंट्री को किस तरीके से देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक, वो कौन सा मतलब लिमिट है, स्लॉट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टॉक्स नहीं होते। ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिससे पता लगता है कि अच्छा जी कभी भी जो है ना इस स्लॉट को हम फिल नहीं कर सकते। ऑब्सलीट इन्वेंट्री वो है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर चुकी है, ठीक है, मगर हमारे पाइलअप है स्टोर में और लोग कस्टमर्स उसको और बाय नहीं कर रहे हैं हमारे पास किसी भी तरीके से, ठीक है, आउटडेटेड हो गई है, अब लोग नहीं बाय कर रहे हैं। इससे कतई मकसद नहीं है एक्सपायर्ड, उसकी एक्सपायरी है, मगर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अपनी लाइफ को मुकम्मल एग्जॉस्ट कर चुकी है और कस्टमर अब उसको बाय नहीं कर रहा, किसी भी वजह से बाय नहीं कर रहा, इक्का दुक्का अगर कर भी रहा तो नो मैटर, ठीक है, मगर ओवरऑल इन्वेंट्री फ्लो नहीं कर रही, शेल्फ पे पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है, वेयर हाउसेज में पड़ी है, कंपनी में आरएम में पड़ी है, ठीक है, वो सारा कुछ तो ऑब्सलीट इन्वेंट्री कहलाती है और फ्यूचर भी कोई प्रॉमिस नहीं है इसका, ठीक है। इस तरह डॉग्स हैं, बीसीजी मैट्रिक्स से अगर पढ़ा हो तो उसमें डॉग्स भी हैं, ठीक है, तो ये आप कह लें वो डॉग्स हैं जो बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहे, मगर डॉग्स फिर भी कुछ खर्चे निकाल देते हैं, ऑब्सलीट इन्वेंट्री कोई खर्च नहीं निकालती कंपनी का, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेड ऑफ हर ड्राइवर के साथ ट्रेड ऑफ है और वही दो इंडिकेटर हैं, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इसको कहता है इंक्रीजिंग इन्वेंट्री जनरली मेक्स द सप्लाई चेन मोर रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, अगर आप अपने नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज को, फिनिश गुड्स को, इनपुट्स को सारों को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप रेस्पॉन्स रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, रेस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं आप, ठीक है। अ हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री फैसिलिटेट अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते चले जाते हैं तो उसी तरीके से इकॉनमीज ऑफ स्केल अचीव होती चली जाती है, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट आप रिड्यूस करते चले जाते हैं, तो रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और फिर उसी हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कम से कम पड़ती चली जाती है, ठीक है। पता है नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा है, प्लांट ज़्यादा है, डेस्टिनी या लोकेशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको कॉस्ट भी प्रोडक्शन की और ट्रांसपोर्टेशन की कम पड़ती है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव इकॉनमीज ऑफ स्केल की वजह से, ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मगर आपकी बढ़ती चली जाती है कि आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हो, उसको हैंडल करना है, कैरी करना है, लेबर वर्कर चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए, तो डेफिनेटली इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। थर्ड वन इम्पोर्टेंट ड्राइवर जो हमारे पास लॉजिस्टिकल ड्राइवर में है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से आरएम प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके कस्टमर एंड तक जो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री की मूवमेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो
WIP हो, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो, चाहे वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो, ठीक है, और वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद वो रिसाइकिल या फीडबैक अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, कस्टमर एंड से रिवर्स लॉजिस्टिक में जा रहा है, तो कस्टमर की कोई कंप्लेन आई और फिर वो उसी मैकेनिक्स और चैनल के थ्रू रिवर्ट बैक हो गया, रिवर्स बैक हो गया फ्रॉम रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर, और फिर मैन्युफैक्चरर अगर अगर उसका कोई पीछे क्लेम है, ठीक है, सप्लायर से, तो वो सारा कुछ जो है ना, तो मूवमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में डील करते हैं, ठीक है। अब देखें रोल इन दी सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है सप्लाई चेन में, मूव्स द प्रोडक्ट बिटवीन स्टेजेस इन दी सप्लाई चेन, ठीक है, आपने देखा। और ये सारा कुछ क्या है, फ्रॉम अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक, या स्टेजेस इन्वॉल्व इन दी सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन प्रोसेस में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और प्रोसेस में भी देखा आपने कि क्या स्टेजेस में शामिल है सप्लाई चेन में। इम्पैक्ट ऑन रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, सारे ड्राइवर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फास्टर ट्रांसपोर्टेशन अलाउज ग्रेटर रेस्पॉन्सिवनेस, अगर आप बहुत क्विक और फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अडाप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर रेस्पॉन्स भी फास्ट हो जाएगा। बट जितना फास्टर आप मोड ऑप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो भी लिखा है कि अलाउ ग्रेटर रेस्पॉन्सिवनेस बट लोअर एफिशिएंसी, यानी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। आल्सो अफेक्ट इन्वेंट्री एंड फैसिलिटीज़, ठीक है, तो यह आपकी इन्वेंट्री और फैसिलिटीज़ को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी फैसिलिटीज़ मल्टीप्लायर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी है, ठीक है। मुख्तलिफ डेस्टिनी पे, मुख्तलिफ लोकेशन पे आपका प्लांट है, तो मुख्तलिफ एरिया को आप उससे कवरेज दे सकते हैं। तो फैसिलिटीज़ इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन पे अफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह इन्वेंट्री में भी पढ़ा आपने बैक स्लाइड्स में, ठीक है। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर, थोड़ा सा इजी ड्राइवर है ये हमारे पास, ठीक है, बट सप्लाई चेन में बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के साथ रोल इन दी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में देखिए, अलाउज a firm to adjust the location of its facilities and inventory to find the right balance between responsiveness and efficiency। जो भी कोई फर्म है वो ज़रूर देखती है कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, जैसे अपनी लास्ट स्लाइड में भी डील किया आपने, फैसिलिटीज़ एंड लोकेशन डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट, लोकेशन एंड फैसिलिटीज़ के साथ ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा रोल है, ठीक है। किस लोकेशन को कौन सी फैसिलिटी जो है ना वो स्पून फिटिंग करेगी या सप्लाईज करेगी या डिमांड को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और फिर किस लोकेशन से हमने कितनी कवरेज करनी है, सारा कुछ, और फिर उसी कवरेज के हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह किस लोकेशन पे कौन सी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स हो या क्या हो, किस तरीके से हैंडल करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर इन्वेंट्री के हिसाब से या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी ये तीनों चीज़ों को आप एक साथ देखें, फैसिलिटी, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकल ड्राइवर, ठीक है। अगर आप जो है ना फैसिलिटीज़ को नेगलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। अगर आप फैसिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो उसी के मुताबिक भी, और फिर अगर नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ हैं तो डेफिनेटली इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारा कुछ है। अगर आप कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको लोअरिंग कॉस्ट मिलेगी, मार्केट डिमांड भी देखनी पड़ेगी, सारा कुछ, ठीक है। तो वो सब सारा है। कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन में देखें आप, डिज़ाइन और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पूरा नेटवर्क आपको डिज़ाइन करना होता है इनपुट्स के हवाले से, ठीक है। फिर वो इनपुट्स आपके मैन्युफैक्चरिंग में अगर बहुत सारे यूनिट्स हैं और पार्शियल काम कर रहे हैं, फंक्शनल फोकस में हैं, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ रहा होता है प्लांट ए बी सी, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क के हिसाब से आप उसको मैनेज और हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर उसी के मुताबिक जो है फिर जब वो फिनिश गुड्स तैयार हो जाते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नेटवर्क, ठीक है। इसमें की डिसीजंस में देखें आप अगेन, ठीक है, मोड्स कि क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप ऑप्ट करते हैं,
रोडवेज हैं, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, ठीक है, ट्रकवेज हैं। कॉमन ये टेक्निक्स आपको यूज़ की जा रही होती है, जो आपको पता है। एयरवेज हैं, ठीक है, वाटरवेज हैं। तो ये सारा मोड्स, लोकेशन एंड रूट्स, ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन से करता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, डायरेक्ट और विद इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन पॉइंट, ठीक है। आप डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं या आप कोई ऐसा हब और चैनल बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे जाके चीज़ों को यकजा कर रहे हैं और फिर वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। वन और मल्टीपल सप्लाई, एक ही सप्लायर का सारा आप जो है ना वो उसको स्पून फीड कर रहे हैं, या मल्टीपल सप्लायर को एट द सेम टाइम आप रन कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल रन में। आपकी ट्रांसपोर्ट निकली और आपने कहा अच्छा जी ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी एक ही सप्लाईज है, उसके डिमांड को मीट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एक बार आपके जो है ना फिनिश गुड्स वेयर हाउस से निकली और आपने कहा जी मल्टीपल है विद इन दी सेम लोकेशन पे, सबको आपने सप्लाई करनी है सिंगल रन के दौरान, ठीक है। इवन ट्रांसपोर्टेशन में व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, अगेन नेचर ऑफ प्रोडक्ट और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर अफेक्ट कर रही होती हैं। सारी प्रोडक्ट के लिए सब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जियोग्राफिक लोकेशन है, ठीक है, और फिर उसी के मुताबिक अगर उस कंट्री का शिपवेज के साथ हब है, चैनल है, रूट है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं है, आपको एयरवेज ऑप्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह चॉइसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड, इसमें आपके पास एयरवेज हैं, ट्रक जिसको आप कह सकते हैं, रोडवेज हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें रेलवेज हैं आपके पास, ठीक है, सीवेज और वाटरवेज हैं, एंड पाइपलाइन। ये कॉमन मोड्स हैं जो की जाती हैं। पाइपलाइन से सारी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो सकती, वाटर है, गैसेज हैं, ऑयल्स हैं, ये अप टू व्हाट एक्सटेंट थ्रू पाइपलाइन ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। एयरवेज, रेलवेज और सीवेज और ट्रक, ये ऑलमोस्ट जिसको आप कहते हैं रोडवेज, ठीक है। ये 4 कॉमन टेक्निक आपको नज़र आ रही होती हैं, जिसमें आप जो है ना तो इंपोर्ट, दीगर सप्लाईज, विद इन दी कंट्री सप्लाईज आप कर रहे होते हैं, विद इन दी कंट्री भी, ठीक है, और आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी आप देख रहे होते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट स्पीड देखना पड़ रहा होता है, साइज़ ऑफ शिपमेंट, ठीक है। एयरवेज में बड़ा मैटर है, जितना ह्यूज होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड अदर फ्लेक्सिबिलिटी भी सारी देखनी पड़ती है, कॉम्पेटिबिलिटी डेवलप हो ताकि आसानी से आप अपना जो है वो कहते हैं ना कि रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी को मैनेज कर सकें आप। ट्रांसपोर्टेशन के साथ अगर इसके मैट्रिक्स आप देखें तो कॉस्ट रिलेटेड मैट्रिक्स को किस तरह आप डील कर रहे होते हैं, ठीक है। एवरेज इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितनी है जो हमें अप स्ट्रीम में फ्रॉम सप्लायर से लेके हमारे वेयर हाउस तक, यानी हमारे रॉ मटेरियल स्टोर तक जो है ना कॉस्ट हमें आ रही है। एवरेज इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है। इसी तरीके से एवरेज इनकम शिपमेंट साइज़ क्या है, शिपमेंट का साइज़ क्या है। देखें आप जो कॉस्ट आपकी सारी निकलेगी ना, तो आपकी इसी हिसाब से निकलेगी कि अगर आप शिपमेंट का साइज़ बढ़ा रहे होते हैं तो इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी थोड़ी रिड्यूस हो रही होती है। ये सारा कुछ आपके साथ मैटर हो रहा होता है। सप्लायर के एंड से है, आपके अपने एंड से है, ठीक है। आउटसोर्स है, आउटसोर्स में आप अगर शिपमेंट साइज़ बढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट भी ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना तो ये सारा कुछ होता है, वेरी 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 सिचुएशन हो रही होती है। बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जो आपकी जो है ना तो ह्यूज सप्लाई को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कॉस्ट कर देते हैं कि जी वो हमारा मैटर है, आप कुछ आप उससे बाई कर रहे हैं तो सारा एग्रीमेंट का पार्ट हो रहा होता है। और यूजुअल जब आप उसको थर्ड पार्टी या आउटसोर्स कर रहे होते हैं तो मोस्टली केसेस में जैसे जैसे पर हेड यूनिट, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, सप्लाईज क्या है आपकी, वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो इनकम शिपमेंट साइज़ क्या है आपका, और दूसरी बात इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल कॉस्ट क्या है, ठीक है। शिपमेंट साइज़ आप बढ़ाएंगे कॉस्ट भी वेरी करेगा, ठीक है। तो बस ये ख्याल रखना। एवरेज इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर शिपमेंट क्या आ रही है आप निकाल सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज आउटबाउंड, अब आउटबाउंड से मुराद जो आपने फिनिश गुड्स बनाई है वाया डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, जो आपकी अब सप्लाईज जा रही हैं, आपकी अपनी फिनिश गुड्स जा रही हैं। सिमिलर लाइक दैट दी एवरेज आउटबाउंड शिपमेंट साइज़ कितनी बड़ी है, शिपमेंट साइज़ और फिर एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। एवरेज आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर शिपमेंट कितनी आ रही है आपके वहाँ, फ्रैक्शन ट्रांसपोर्टेड बाय मोड, ठीक है। और किस जो है ना किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
किस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे कितना आपको जो है ना कॉस्ट का प्लस माइनस आ रहा है। ये सारी कैलकुलेशन जो है ना आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मैट्रिक्स में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, सारे ड्राइवर्स के साथ अपना ओवरऑल ट्रेड ऑफ को डील किया हमने। ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी अगेन ट्रेड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बहुत कॉमन और बहुत ईजीएस्ट टेक्निक जो हमने क्लास में पहले ही डील की कि देखें अगर आप जो है फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी लूज हो जाती है। बट उसका अदर इम्पैक्ट अदर साइड पे आपके जो है ना ट्रेड ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट की है, फास्ट आपने जो है ना तो ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड किया उसमें, मगर अल्टीमेटली आपका रेस्पॉन्सिवनेस इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम जो है ना वो बहुत क्विक और फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ गिवन प्रोडक्ट, एफिशिएंसी एंड द स्पीड विद विच दैट प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड, रेस्पॉन्सिबल, दोनों को एफिशिएंसी और रेस्पॉन्सिबलनेस को डील किया गया। ठीक है, कॉस्ट आपके पास क्या है कि अगर आप फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड ऐड करते हो बेसिकली कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एफिशिएंसी, और फिर इसी तरीके से कस्टमर जो आपका रेस्पॉन्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, या कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रही है वो रेस्पॉन्स है। यूजिंग फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेजेस रेस्पॉन्सिबलनेस, अगर आप फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आपका रेस्पॉन्सिबलनेस भी अच्छा हो जाएगा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, बट लोअर द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, अगेन इसने इन्वेंट्री के हिसाब से डील कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सारा गेम यही है कि अगर आप फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ठीक है उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि कस्टमर का रेस्पॉन्स भी इम्प्रूव हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी। ठीक है, लिखता है यूजिंग फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेजेस रेस्पॉन्सिबलनेस, कॉमन है कि आप जितना फास्ट लेंगे उतना रेस्पॉन्सिबनेस अच्छा हो जाएगा, मगर इसी के साथ साथ रेजेस कर देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इम्प्रूव कर देगा, तो इम्पैक्ट वही पड़ना है उसका। ठीक है, तो आप ट्रेड ऑफ करें कहाँ क्या ज़रूरी है। पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट है, तो आपको उसमें फास्ट रेस्पॉन्स ही रखना पड़ता है कि एक्सपायर्ड होने से पहले पहले कस्टमर तक पहुँच जाए। ठीक है, मजबूरी आपकी, और फिर वही आपकी एफिशिएंसी इम्बैलेंस डेवलप करेगी। इन प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट जो ड्राइवर है ये अब हमारे पास क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर है। इंफॉर्मेशन को देखा हब का काम करता है, एक सेंट्रल पॉइंट का काम करता है अमंग्स द डिफरेंट ड्राइवर ऑफ सप्लाई चेन। तो रोल इन दी सप्लाई चेन, इंफॉर्मेशन क्या रोल प्ले कर रही होती है। इम्प्रूव्स द यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन एसेट्स, और टू और चाहे इन्वेंट्री हो हमारे पास, ट्रांसपोर्ट हमारे एसेट्स हों, ठीक है, या फिर फैसिलिटीज़ या फिजिकल प्लांट हो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, तो इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन एसेट्स एंड द कोऑर्डिनेशन, बताया क्या इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है ऑफ सप्लाई चेन फ्लोज टू इंक्रीजेज रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। अल्टीमेट पर्पस क्या है कि रेस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे, और एट द रेट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। अनदर वन पॉइंट में आप देखिए इंफॉर्मेशन इज द की ड्राइवर, बेसिकली ये सारे ड्राइवर्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। ठीक है, that can be used to provide higher responsiveness while simultaneously improving efficiency। यानी ऐसा की ड्राइवर है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया और सारा कुछ जो है ना तो कोऑर्डिनेशन आपने बहुत इम्प्रूव कर दी, तो अल्टीमेटली अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है तो रेस्पॉन्सिवनेस भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको कॉस्ट सेम टाइम कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन के हवाले से रोल इन दी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में क्या रोल करता है। राइट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अ सप्लाई चेन बेटर मीट कस्टमर नीड्स एट लोअर कॉस्ट। राइट से मुराद और क्विक और फास्ट से मुराद, ठीक है, कि वो आपको सप्लाई चेन के की फंक्शंस और बेनिफिट्स में राइट टाइम, राइट प्लेस, ठीक है, राइट वे, वो बिल्कुल आप जज करें ट्रू कस्टमर्स के हिसाब से। ठीक है, और फिर ट्रू सप्लायर्स के हिसाब से आप तो राइट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्टिव हो, सिंपल ये है प्रोडक्टिव, तो अल्टीमेटली वो जो है सप्लाई चेन बेटर मीट कस्टमर नीड्स, ठीक है, कस्टमर नीड्स को बहुत अच्छी तरह मीट करता है और उसकी कॉस्ट को भी हैंडल कर रहा है। इम्प्रूव्स विजिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसीजन अक्रॉस द सप्लाई चेन।
क्लैरिटी आती है, डॉक्यूमेंटेड वे इसमें आप काम करते हैं, ठीक है, पूरा चैनलाइज करते हैं, तो एक तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट सिस्टम में विजिबिलिटी नज़र आ रही होती है कि हाँ जी हो गया, प्रोसेस हो गया, ऑर्डर रेज हो गया, इनवॉइस मिल गई, इनवॉइस पहुंच गई, परचेज ऑर्डर मिल गया, परचेज रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, इन प्रोसेस जो है ना काम शुरू हो गया है सारा एवरीवेयर, WIP में, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस चली गई है, ठीक है, वो सारा कुछ एक विजिबिलिटी होती है जिससे आप, और जिसको आप कहते हैं ट्रैकेबिलिटी भी कहते हैं, जो ट्रैक हो रहा है, चीज़ें ट्रेस हो रही हैं कि कहाँ कहाँ पे कब क्या काम हो रहा है। शेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अचीव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन लेवल पे एटलीस्ट आप इतना करें ना, शेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अचीव कोऑर्डिनेशन में जो आप एटलीस्ट इंटरेक्शन को जाके इम्प्रूव कर सके, लूप में ला सके इंफॉर्मेशन, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पुश वर्सेस पुल है कॉमन। पुश का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका सप्लायर्स जो है ना, वो आपको अपनी सारी चीज़ें, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी सारी रेटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है, कस्टमर्स को, जिसमें आप जो है तो आप थ्रू आया कोई मिडिल मैन के थ्रू दे रहा होता है। इसी तरह आप जो चीज़ फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर को आप जो है ना तो पुश कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन और वो सारा कुछ। पुल ये है जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, ठीक है। पुश में थर्ड पार्टी, ठीक है, आप कह लें कि समझ आई बात, ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ना आप काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को फ्लोट कर रहे होते हैं, अपने इनपुट्स को मार्केट में लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। और पुल का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्टली कस्टमर डिमांड आप रेज कर रहे होते हैं कि वो खुद डिमांड करे। कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है अनदर वन कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आपके पास सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, ऑल स्टेजेस ऑफ अ सप्लाई चेन वर्क टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग टोटल सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने देखा कोऑर्डिनेशन है और डिफरेंट स्टेजेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है, चाहे वो अप स्ट्रीम हो, चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो, चाहे वो ऑपरेशनल प्रोसेस हो, हर स्टेप में कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, ठीक है। और अल्टीमेटली इस कोऑर्डिनेशन का अटेनमेंट, अचीवमेंट क्या है, प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रही होती है। सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में देखें कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ओवरऑल सप्लाई प्लान, ठीक है, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्रीज टू मीट द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ डिमांड। अगेन वहाँ पे भी आप, मैंने इन प्रोसेस का बताया ऑपरेशंस में, ये पूरा जो है ना तो सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ओवरऑल सप्लाई प्लान, ठीक है। ओवरऑल सप्लाई प्लान जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्रीज आप अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से ले रहे होते हैं सारा कुछ, ठीक है। उसको प्रोसेस में आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्स, ठीक है, ताकि आप फिर उसको बाद में अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होलसेलर को एक्नॉलेज कर रहे होते कि हाँ जी इतनी प्रोडक्ट हमारे पास तैयार है। तो ये की कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन में अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन किस तरह उसको मैकेनिक्स को हैंडल कर रही है, ठीक है, कितना बड़ा डोमेन है, और वो सारा कुछ जो अब आप सुनते हैं सैप है, ERP मॉडल है, वो सारा कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बिल्ड किया है, ठीक है। अब उसमें चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है, वाया जो आपके पास एक मैकेनिक्स थी पुरानी वाली रेडियो की, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपके पास, ठीक है, बहुत क्विक एंड फास्ट सारा वाईफाई सिस्टम ऑलमोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, इंटरनेट है थ्रू मेल ईमेल, वो सारा कुछ, ठीक है, ERP पूरा आपके पास सारा चल रहा होता है, ठीक है। अदर सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे मैकेनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपने MIS में भी पढ़े होंगे, ठीक है, या दीगर कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बिजनेस से भी आप फेमिलियर होंगे, ठीक है, कि आप किस तरह लूप में लेकर आते हैं अप स्ट्रीम कंपोनेंट को, ऑपरेशंस को, डाउन स्ट्रीम कंपोनेंट्स को, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपके कोई डील किया गया। नाप लिख टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी पहले बहुत कॉस्टली पड़ती थी, ठीक है, थ्रू कोरियर और अदर सर्विसेज के थ्रू, अब तो इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया और ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन कॉस्ट को भी बहुत हद तक लोएस्ट साइड पे कर दिया।
सिमिलर लाइक दैट, जैसे अदर ड्राइवर्स को हमने डील किया। इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो फोरकास्ट, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको एक लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपडेट, क्लियर, फोरकास्ट एरर, सीजनल फैक्टर, वेरिएंसेस फ्रॉम प्लान, कहाँ कहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ डिमांड वेरिएबिलिटी, ऑर्डर वेरिएबिलिटी, ये भी फोरकास्ट में हमने कुछ हद तक डील किया, ठीक है, कि किस हद तक डिमांड वेरिएबल है, अप एंड डाउन तक जाएगा, ऑर्डर कौन कौन सा वेरिएबल है, अप एंड डाउन तक जाएगा, सीजनल क्या है, वेरिएंसेस क्या आते हैं, प्रोडक्शन एंड अदर प्लानिंग्स के वेरिएंसेस क्या आते हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ। और फिर वो फ्रीक्वेंसी और मीन्स फोरकास्ट की जो आपने उसको जैसे क्वार्टरली किया, मंथली किया, वो सारा कुछ है, और फिर उसी के हिसाब से ऑर्डर, प्रोडक्शन, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। पहले बात क्लियर है। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में ओवरऑल ट्रेड ऑफ सारी जगहों पे आपने देखा वही एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस वैल्यू को लिया गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मींस बहुत इम्पोर्टेंट, आप ये समझ सकते हैं कि वी हैव अ टू वे, ठीक है। एक ये कि सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो, इजी टू हैंडल ना हो, ठीक है। और फिर वैल्यू से मुराद वही है, कस्टमर बेनिफिट आप देख लें, ठीक है, या फिर आप उसको उस तरीके से देख लें वैल्यूज़ के हिसाब से कि कॉस्ट क्या चार्ज हो रही है, बेनिफिट या चार्ज बात एक ही, ठीक है, कि कॉस्ट क्या चार्ज हो रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस वैल्यू, ठीक है। और फिर इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ जी वॉट एवर कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और फिर वो किस तरीके से वो हमारी वैल्यूज़ को, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसके फीचर्स एंड बेनिफिट को कितना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों के दरमियान आप इसको ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। कोशिश होती है ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल हो एट द रेट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट, लो वैल्यू, ठीक है, पे काम करें, ठीक है। गुड इंफॉर्मेशन हेल्प ऑफ फार्म्स इम्प्रूव बोथ एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब आपको अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, आपका एफिशिएंट मैकेनिक्स कहलाएगी और रेस्पॉन्सिव अच्छा होगा। मोर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा समटाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, ऑथर भी यही कह रहा है कि इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। कस्टमर जो आपसे पूछे, ठीक है, जस्ट उतना उसको इन्फॉर्म करें। मोर इन्फॉर्मेशन इंक्रीजेज कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने बिगनिंग में आप ख्याल रखें सिंपल, ठीक है, ईजी एंड सिंपल, एंड कॉस्ट ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनालिसिस एक्सपोनेंशियली वाइल मार्जिनल वैल्यू डिमिनिश, ठीक है। और जितना आप उसको इंफॉर्मेशन को बल्कीनेस बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस एक्सपोनेंशियली वाइल मार्जिनल वैल्यू डिमिनिशेस आपकी जो है ना, तो कंफ्यूज एक तरीके से हो जाएगा तो सारा कुछ इससे है। इसके अलावा इवेलुएट द मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, आपने देखना है कि वो लीस्ट इंफॉर्मेशन क्या है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को, अपने कस्टमर को वैल्यू ट्रांसफॉर्म करे एटलीस्ट, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन में आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। लॉजिस्टिकल ड्राइवर में हमारे पास 3 ड्राइवर जो हमने डील किए वो, और फिर क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर में हमने इंफॉर्मेशन डील किया, और दूसरा क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर हमारे पास सोर्सिंग है, ठीक है। 3 लॉजिस्टिकल हैं, 3 क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर हैं, ठीक है। सोर्सिंग है रोल इन दी सप्लाई चेन, ठीक है। सोर्सिंग क्या रोल प्ले कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है सप्लाई चेन में, ठीक है। सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें आप देखें वो सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, आप कोई भी अगर फिज़िकल गुड्स लें तो उसमें आप 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें तो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट काम रॉ मटेरियल पाएंगे, दूसरा आपके पास जो है ना पैकेजिंग होगी, फिर आपके पास वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर्स के और पैकेजिंग। सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ये जो सोर्सेज हैं सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हैं रिक्वायर्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा आप किसी से इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज,
सेट ऑफ बिजनेसेस का या बिजनेसेस सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसको आप क्या कहते हैं, सोर्सिंग, नंबर ऑफ सप्लायर्स, वेंडर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नंबर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है, और मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी से इंफॉर्मेशन सर्विसेज बाय कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ न्यू टेलीकॉम सर्विसेज है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। किसी से हम वेयर हाउसिंग सर्विसेज बाय कर रहे हैं, किसी से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा कुछ सोर्सिंग में आता है। विल टास्क बी परफॉर्म्ड बाय अ सोर्स इंटरनल टू द कंपनी और अ थर्ड पार्टी, ठीक है। कंपनी शुड डिसाइड कि ये सारे टास्क, ठीक है, जो सोर्सिंग डिसीजन है हमारे पास, ये हम खुद परफॉर्म करें या हम आउटसोर्स करें। कैपेसिटी सारी चीज़ें देखकर, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखकर कि भाई ये जो सारा कुछ हमारे पास सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हैं, इसमें क्या काम हम कर सकते हैं। कोई कहता है अच्छा जी मैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो अपने रॉ मटेरियल का प्लांट लगा देता है। कोई कहता है नहीं मेरे लिए ज़रूरी है, वो बाय कर लेता है, ठीक है। कोई अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रन कर रहा होता है। तो वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी ओन करे या थर्ड पार्टी करे। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट मेनी मोर सोर्सिंग ऑप्शन विद बोथ कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल रिस्क। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत आसानियाँ कर दी, ठीक है। अब हमारे पास ग्लोबल सोर्सेज हैं, ठीक है, मगर उनके साथ साथ जो है ना फिर वो एडवांटेजेस, रिलेटिवली प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्लोबल देखना पड़ेगा, गोइंग ग्लोबल अगर हम कोई सप्लायर ऑप्ट कर रहे हैं या हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं ग्लोबल चैनल पे, ठीक है, तो क्या उसका एडवांटेज क्या है और फिर उसमें पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है, ठीक है। पहले बात समझ में आ गई। लेकिन जिस तरह दीगर जो है ना आपके पास है, तो सोर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सारे आपके वेंडर्स, सप्लायर्स अपनी कॉस्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ इन है आपके पास। तो कहता है सोर्सिंग डिसीजंस आर क्रूशियल बिकॉज दे अफेक्ट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस इन द सप्लाई चेन। आपका सप्लायर ढीला है, वो डेफिनेटली आपको इतना अच्छा आप कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटर सही अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर रहा, आप उसको भी प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, ठीक है। तो सोर्सिंग डिसीजन जो है ना बड़ा क्रूशियल है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन डाउन स्ट्रीम हैंड पे हो, चाहे अप स्ट्रीम हैंड पे हो, सप्लायर हैंड्स पे, ठीक है। अब अगर उसी को देखते हुए आप देखते हैं आउटसोर्स टू रेस्पॉन्सिव थर्ड पार्टीज इफ इट इज़ टू एक्सपेंसिव। आप आउटसोर्स पे गए, थर्ड पार्टी को आप हायर कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो या होलसेलर हो या रिटेलर हो या फिर आपका कोई सप्लायर हो, ठीक है। तो अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है थर्ड पार्टी आउटसोर्स, तो डेवलप देयर ओन। ज़रूरी है आपकी सर्वाइवल इसी में है कि आप जो है ना उस सोर्स को आपको डेवलप करें। इसके अलावा की रिस्पॉन्सिव प्रोसेस इन हाउस टू मेंटेन कंट्रोल, ठीक है। नहीं आपको इन हाउस में भी देखना होगा कि वो सारा कुछ अगर आप इन हाउस कर रहे हैं, अपने पास कर रहे हैं, तो बेसिकली कीप रिस्पॉन्सिव प्रोसेस इन हाउस टू मेंटेन कंट्रोल एवरीवेयर। चाहे वो आपका खुद का ओन्ड हो या आपका आउटसोर्स हो, आपको उसको अच्छा रिस्पॉन्सिव बनाना होगा अपने इन हाउस को, ठीक है, ताकि वो दोनों तरीक़ों से मैनेज कर सके। आउटसोर्स को भी आप ही ने मैनेज करना है, इन हाउस है तो उसको भी आप ही ने मैनेज करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि कीप रिस्पॉन्सिव प्रोसेस इन हाउस टू मेंटेन कंट्रोल। चाहे कोई भी हो उसको कंट्रोल करना तो कंपनी का काम है, ठीक है। अनदर वन है कंपोनेंट ऑफ सोर्सिंग डिसीजंस इन हाउस और आउटसोर्स हो गया। परफॉर्म अ टास्क इन हाउस और आउटसोर्स इट टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सोर्सिंग डिसीजन में हमने खुद ओन अपना देखना है, ठीक है, या उस पर्टिकुलर सप्लाई चेन फंक्शन को, चाहे वो अप स्ट्रीम का हो या डाउन स्ट्रीम का हो या प्रोसेस हो, ठीक है, हमने खुद देखना है या फिर हमने आउटसोर्स करना है, ठीक है। तो ये इन हाउस और आउटसोर्स हो गया। सप्लायर सिलेक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर्स, इवेलुएशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कितने सप्लायर वेंडर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको कैसे इवेलुएट करेंगे, नेगोशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारा कुछ जो है ना सप्लायर सिलेक्शन। प्रोक्योरमेंट, द सप्लायर सेंड्स प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है। प्रोक्योरमेंट आपको पता है, प्रोक्योरमेंट से मुराद ये कि जो इनपुट आप बाइंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, वो सारा प्रोक्योरमेंट है,
ठीक है। इनपुट्स बाइंग प्रोक्योरमेंट कहलाती है। उसको उन्होंने डिटेल में लिखा है कि सप्लायर सेंड्स प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर, आपने जो मांगा उसके लिहाज से वो आपको अपने प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो और दीगर चीज़ें सेंड कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट ठीक है। कंपोनेंट और सोर्सिंग डिसीजन में सोर्सिंग रिलेटेड मैट्रिसेस क्या है कि किन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, ठीक है। डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो सारा कुछ क्या आपको वो जो है कितने क्रेडिट टर्म क्या है कि कितने अरसे तक वो आपको जो है ना दे रही है, क्रेडिट पे सप्लाईज दे रही है। एवरेज परचेज प्राइस, डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट वाला रेंज ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है, क्या है, अगर आप अमाउंट ऑर्डर साइज़ बढ़ाते हैं तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, पर ऑर्डर आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है, एवरेज परचेज प्राइस, एवरेज परचेज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, सप्लाई क्वांटिटी सारी क्या, सप्लाई लीड टाइम क्या होगा, सप्लाई क्वालिटी, ठीक है, सप्लाई लीड टाइम कब तक आपको, फ्रैक्शन ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज, ठीक है, अब टू वॉट एक्सटेंट किस हद तक जो है ना वेरिएंसेस हैं उसमें, ऑन टाइम डिलीवरी अगर आप उनसे कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना वेरिएंसेस है, क्या है, फ्रैक्शन कितना, लोएस्ट लीड टाइम कितना है, इसके अलावा सप्लायर किस हद तक रिलायबल है, रिलायबिलिटी, ठीक है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बल्क बाइंग में इसमें उसमें उसकी क्या साइज ऑफ ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, उसका R&D कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आप सप्लायर की देख रहे होते हैं। इनमें कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, कोई 3-4 मेन पॉइंट्स बस ध्यान में रखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड ऑफ सोर्सिंग में अगर आप देखें, इंक्रीजेज द सप्लाई चेन सरप्लस, ठीक है, तो सप्लाई चेन सोर्सिंग के हवाले से अगर आप देखें तो सप्लाई चेन सरप्लस इम्प्रूव करना ओवरऑल ट्रेड ऑफ है। सप्लाई चेन सरप्लस क्या होता है, क्योंकि सप्लाई चेन सरप्लस को आप इस तरीके से डील करते हैं जो आप कहते हैं वैल्यू एडिशन बाय सप्लाई चेन फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहा है कस्टमर्स के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएँ तो आप कहते हैं कस्टमर वैल्यू माइनस कस्टमर कॉस्ट, ठीक है, या आप कह सकते हैं कस्टमर वैल्यू माइनस टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट, या सप्लाई चेन कॉस्ट भी कह रहा होता है। तो ऑलमोस्ट जब इसका सरप्लस आता है तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी, ये एक सिंपल फार्मूला ये भी है जिसको आप कह सकते हैं कि सप्लाई चेन सरप्लस किस तरह डिटरमिन किया जाता है। सप्लाई चेन सरप्लस निकालने के लिए रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो ये आपके पास क्या दे देता है, सप्लाई चेन सरप्लस दे देता है, ठीक है। ये आपको जो है ना इंक्रीजेस दी सप्लाई चेन सरप्लस, ठीक है, कि टोटल रेवेन्यू कितनी ज़्यादा आप जो कस्टमर है बाइंग से जो आपके पास रेवेन्यू आ रही है जिसको आप कस्टमर वैल्यू भी कहते हैं। कस्टमर वैल्यू को और सिंपल आप कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज एंड प्राइसेस, ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्वालिटी और सर्विसेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कस्टमर वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह प्राइस के साथ इन्वर्सली है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट ट्रेड ऑफ हम कर रहे होते हैं सोर्सिंग में, इंक्रीजेज द सप्लाई चेन सरप्लस, इस तरीके से आप जो है ना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं सप्लाई चेन में और कस्टमर वैल्यू इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं बिगर साइड पे जितना बिगर हो, ठीक है, और एट द रेट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट और अच्छा वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इंक्रीज द साइज ऑफ द टोटल सरप्लस टू बी शेयर्ड अक्रॉस द सप्लाई चेन, कितना आप जो है तो अगेन सरप्लस आप बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, वैल्यू एडिशन करते चले जाएं। इम्पैक्ट ऑफ सोर्सिंग ऑन सेल्स, सर्विस, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, ये की फीचर्स हैं जिनको डील किया इसने, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। मेरे ख्याल बात समझ में आ रही है। इम्पैक्ट ऑफ सोर्सिंग ऑन सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी हद तक क्वालिटी अच्छी हो रही है या प्राइस रिड्यूस हो रही है, ठीक है, सर्विसेज कहाँ पे हमारी इम्प्रूव हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह सप्लायर और दीगर चीज़ों से मैनेज हो रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट। आउटसोर्स इफ इट इज रेजेस द सप्लाई चेन सरप्लस मोर देन द फर्म कैन ऑन इट्स, ठीक है, तो उसमें वो आपके पास जो है ये कि आउटसोर्स की अगर आप बात करें, अगर आउटसोर्स इफ़ इट अगर रेजेस द सप्लाई चेन सरप्लस मोर देन द फर्म कैन ऑन इट्स ओन, ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी जो है ना वो अच्छा सरप्लस दे, ठीक है,
एज कम्पेयर टू क्या है कि आपका, ठीक है, हो सकता है उसने वो सेटअप लगाया हुआ हो, मल्टीपल प्लेयर्स के काम कर रहा हो, ठीक है, उसके पास डेफिनेटली वो आपको अच्छे रेट देगा ना। नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इकॉनमी ऑफ स्केल अचीव हो रही है, ठीक है ना। आप एक सिंपल और स्मॉल मार्केट में काम कर रहे हैं और आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पर यूनिट कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। हाँ, की फंक्शन इन हाउस इफ द थर्ड पार्टी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई चेन सरप्लस। थर्ड पार्टी आउटसोर्स सरप्लस नहीं डेवलप कर पा रही है तो आप इन हाउस करेंगे। और इन द आउट केस सिग्निफिकेंट खतरात हैं भाई, आपकी प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड हो सकती है, मिस ब्रांड हो सकती है, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना मोड खुद करें, ठीक है। देन लास्ट क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर में हमारे पास प्राइसिंग है, ठीक है। रोल इन दी सप्लाई चेन, what role perform the pricing in the supply chain? Pricing determine the amount to charge customer for goods and services. The amount of money charged by any seller producer, ठीक है, for their goods and services के लिए, ठीक है। ये सिंपल प्राइसिंग की डेफिनेशन। affect the supply chain level of responsiveness required and the demand profile the supply chain attempt to serve। सारी चीज़ों को सारे स्टेजेस पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अफेक्ट द सप्लाई चेन लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। एक लो प्राइस होगी, ठीक है, तो कस्टमर रेस्पॉन्स भी जो है उसका चेंज होगा। हाई प्राइस होगी तो रिक्वायर्ड डिमांड प्रोफाइल, डिमांड के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई पूरा आप कर देखें और उसके साथ जो है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को देखें, बात समझ में। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू मैच डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही होती है तो डेफिनेटली प्राइस लो रखी जाती है, डिमांड अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो प्राइस हाई हो जाती है, ठीक है। वो सारा कुछ है, इन बिटवीन एक बैलेंस आप देख के उसको सेट कर, ठीक है। A role in the competitive strategy, firm can utilize optimal pricing strategy to improve efficiency and responsiveness। आपको एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है, बैलेंस जिसको मैंने कहा कि चाहिए होता है बिटवीन रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी के बाद, क्या कंपनी का भी कोई लॉस ना हो, उसका एक ऑप्टिमल प्रॉफिट जनरेट हो और उसका जो कस्टमर रेस्पॉन्स है ना वो भी उसका लूज ना हो रिलेटिवली ड्यू टू हाई प्राइस जो होता है, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेरी टू मीट डिफरेंट कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस रिक्वायरमेंट, वेरी कर सकता है, किसी को फास्ट चाहिए, किसी को डिले चाहिए, उसी के मुताबिक उसको आप प्राइस दें कि हाँ जी अगर आपको विद इन 2 डेज चाहिए तो आपको ये पे करना होगा, विद इन मंथ चाहिए तो आपको ये लेवरेज है प्राइस का, ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें। द कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस में प्राइसिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, प्राइसिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट। द प्रोवाइडर ऑफ द एक्टिविटी मस्ट डिसाइड हाउ टू प्राइस इट अप्रोप्रिएटली टू रिफ्लेक्ट दीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। आप अपनी प्राइसिंग को इसी तरीके से सेट करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के हिसाब से। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाते चले जाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपको कम आती जाती है, तो आप उस पर जाके एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। जो चीज़ आप 15 रुपीज़ की कॉस्ट में बना रहे थे 50,000 यूनिट से, अब आप 100,000 यूनिट पे अगर आप गए तो वो चीज़ आपको 30 रुपीज़ पे पड़ गई, तो आप उसी के हिसाब से अपना सेट करें प्राइसिंग के, हाँ जी, और फिर कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम मार्केट को आप हैंडल कर सकते हैं। एवरीडे लो प्राइसिंग वर्सेस हाई लो प्राइसिंग, ठीक है। एवरीडे लो प्राइसिंग मीन्स आप ग्रेजुअली उसकी प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं डे के हिसाब से। डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लीड टू डिफरेंट डिमांड प्रोफाइल दैट दी सप्लाई चेन मस्ट सर्व। समझने की बात यह है कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज से आपका डिमांड जो है ना प्रोफाइल चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर इसी लिहाज से आपकी सप्लाई चेन की सर्विंग भी जो है ना कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस रख सकते हैं, लो प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। हाई या लो प्राइस के हिसाब से एवरीडे लो प्राइसिंग, मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिसको आप ये कर लेते हैं प्राइसिंग, ठीक है। देखिए जिस तरह लास्ट स्लाइड में आपके पास EDLP एवरीडे लो प्राइस का जिक्र है, ठीक है, हाई लो प्राइस का जिक्र है, उसी तरह फिक्स प्राइस वर्सेस मीनो प्राइसिंग का भी जिक्र है, ठीक है। सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, और बस इनको ऐसी लूप में लिया गया है। और ये प्राइसिंग जैसे आप प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी
डिमांड प्रोफाइल चेंज होती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है इसकी, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज तो वी हैव अ वैरायटी, ठीक है, बहुत सारी है। लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, कैन लीड टू कस्टमर बिहेवियर दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपने कोई प्राइस कुछ अनयूजुअल आपने चेंज इस तरह की तो हो सकता है कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो और आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डील कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ प्राइसिंग में अगर आते हैं, ठीक है, तो प्राइसिंग रिलेटेड मैट्रिसेस क्या क्या है आपके पास, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, कि आप कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग। इसी तरह क्रेडिट टर्म डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना आपको जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना किस हद तक इंक्रीज कर रही है, ठीक है। वो लो क्वांटिटी अगर आपसे बाय कर रहा है तो डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो भी आपकी जो है ना तो चेंज हो जाएगी, समझ आई बात। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपका काम हो रहा है सारा, ओवरहेड्स तो आपके पास है ना ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो आपसे जो है ना तो 200 के बजाय 180 यूनिट मांगेगा तो डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी चेंज हो रही है, क्या इंक्रीमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कि इकॉनमीज आपकी अचीव नहीं हो रही है। एवरेज सेल प्राइस क्या है, एवरेज ऑर्डर साइज क्या है, रेंज ऑफ सेल प्राइस क्या है, रेंज ऑफ पीरियोडिक सेल्स क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो आप सेल्स और प्राइस के हिसाब से डील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्राइसिंग में ओवरऑल ट्रेड ऑफ इंक्रीज फर्म्स प्रॉफिट किसी भी तरीके से, ठीक है। प्राइस को आप कह सकते हैं द ओनली एलिमेंट दैट जनरेट रेवेन्यू, रेस्ट ऑफ ऑल जो है ना वो सप्लाई चेन कॉस्ट है, ठीक है। सारा का सारा काम आपके पास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंक्रीज फर्म प्रॉफिट, प्राइस जो भी हो उनके प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। अंडरस्टैंड ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ परफॉर्मिंग अ सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एंड दी वैल्यू दिस एक्टिविटीज़ ब्रिंग टू दी सप्लाई चेन, और ये एक्टिविटीज़ किस हद तक वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर रही है। देखिए कस्टमर वैल्यू क्या है आपका, बेसिकली ये वो एलिमेंट है जिसको आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, कस्टमर बेनिफिट को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस वैल्यू और द बेनिफिट, सप्लाई चेन सरप्लस, ठीक है। अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो लास्ट में भी हमने डील किया अभी भी डील किया, कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट आप कहते हैं या, और इसका अल्टीमेट आपके पास रिजल्ट क्या आता है, सप्लाई चेन सरप्लस। स्ट्रेटेजी में सपोर्ट एफिशिएंसी इन दी सप्लाई चेन, जो स्ट्रेटेजी आप ऑप्ट कर रहे हैं वो एफिशिएंट होनी चाहिए, लोएस्ट कॉस्ट पे इफेक्टिव होनी चाहिए। लोअर सप्लाई चेन कॉस्ट डिफेक्ट मार्केट शेयर, ठीक है, जितना आप लोएस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, मार्केट शेयर आपका डिफेंड करेगा। लोग कहेंगे हाँ जी ये जिस प्राइस पे काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा, ठीक है, और स्टेबल करेगा मार्केट शेयर को टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, और एक बैकअप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग वे बी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर विद वेरिंग नीड्स, ठीक है। जिस कस्टमर की नीड्स अप एंड डाउन है, किसी को कोई पैकेज चाहिए, किसी को कोई पैकेज चाहिए, वहाँ पे डिफरेंशियल प्राइसिंग बहुत अच्छी है। ऑटोमोबाइल बाय कर रहे होते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी डोयल इंजन के साथ ये प्राइस है, रायरिंग के साथ ये प्राइस है, ठीक है। अगर आप ऑटोमेशन पे जा रहे हैं तो उसकी ये प्राइसिंग होगी, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग में भी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर विद वेरिंग नीड्स के हिसाब से, ठीक है। क्या काम करवाएंगे, एक ब्यूटी पार्लर वाला भी जो है ना तो, या ब्यूटी पार्लर वाले जो सब सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वो भी जो है ना तो कस्टमर नीड्स के हिसाब से वो रेट रखते हैं। पार्टी मेकअप का कुछ है, वेडिंग मेकअप का कुछ और है, ठीक है, तो वो सारा कुछ, तो ये क्या है, वेरिंग नीड्स के हिसाब से डील करना। स्ट्रेटेजी शुड हेल्प आइदर इंक्रीज रेवेन्यू और श्रिंक कॉस्ट और प्रेफरेबली बोथ। ये स्ट्रेटेजीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेवेन्यू को इम्प्रूव किया जाए या फिर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए या फिर एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी इम्प्रूव हो और एट द रेट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह लेंगे कंप्लीट है ये सप्लाई चेन ड्राइवर्स का सेशन।